हमारा जो सेकेंड टाइप है रेस्पिरेशन का हुआ है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले वाला क्या था? एरोबिक। जब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यानी कि एयर की ज़रूरत होगी तब उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन का हो जाएगा यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड ऑक्सीजन गैस, जब रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन का हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एरोबिक, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा एनएरोबिक। अब इस एनएरोबिक में भी दो काम होगा, पाइरूवेट इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, जो पाइरूवेट बन रहा था वो साइटोप्लाज्म में, और वह पाइरूवेट फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के टूट रहा था हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जितना भी काम होना है रेस्पिरेशन से रिलेटेड सब किस में होगा? साइटोप्लाज्म में भी होगा। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दोनों स्टेप किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। सिंपल बता ही दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज था अपने पास। अच्छा, और एक और बात कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन बताए हैं तो उसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो वहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनेगा और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जब अपने पास ग्लूकोज है तो यह क्या बनाएगा? पाइरूवेट बनाएगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। और ये फाइनली जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। इस बात को याद रखना है, इथेनॉल। और यह काम किस में होता है? ईस्ट में। यह काम ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है? एक प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। तो ईस्ट क्या है? एक प्लांट है, याद रखिएगा। तो ये काम एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा? ईस्ट में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। और जब ईस्ट में इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज क्या बनाता है, यानी कि उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। इसमें भी एटीपी यानी कि एनर्जी बनेगा, लेकिन कम मात्रा में, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहा था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कितनी कम मात्रा में एनर्जी बना रहा है। तो एरोबिक 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना रहा था, लेकिन ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कम एनर्जी बन रहा है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर क्या हुआ? वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों का दोनों काम साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखिएगा। दोनों का दोनों काम साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा वो क्या है? ईस्ट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो आपको याद रखना, इथेनॉल, CO2 और 2 ATP बनता है। तो ये हुआ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा? क्या हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है? तो भाई साहब होता है, हमारे बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होगा? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब हम कोई भी बहुत भीड़ भड़क्का वाला काम कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस की कमी होती है। और जब ऑक्सीजन गैस की कमी होती है तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? जब ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इथेनॉल बनता है, लेकिन जब हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर हम ह्यूमन मसल्स की बात करें, ह्यूमन मसल्स सिर्फ ह्यूमन्स में ही नहीं, जितने भी एनिमल्स है उस सारे के मसल्स में हो सकता है ये काम। तो जब यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एरोबिक और एनएरोबिक में क्या चीज़ कॉमन है? तो ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, एनएरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, पाइरूवेट बनेगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाएगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्या है मैंने आपको बताया। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ईस्ट क्या है? प्लांट है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात कर रहे हैं।
ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि प्लांट में भी एनारोबिक हो रहा है, एनिमल्स में भी एनारोबिक हो रहा है। जब प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इथेनॉल बनता है, लेकिन जब एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसी लैक्टिक एसिड होने की वजह से, बनने की वजह से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, विगोरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस की कमी होती है। जब ऑक्सीजन गैस की कमी होती है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और यह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स। तो आपसे पूछेगा मसल क्रैम्प्स का क्या रीज़न है? जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प्स का क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस की कमी होती है। इस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनेगा। यह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स में पेन होगा। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? हो सकता है भाई, हो सकता है, इमेजिन करो थोड़ा सा, जब शेर दौड़ता होगा हिरन को खाने के लिए, तो वो तो इतना स्पीड भागेगा ना भाई, जान का सवाल है, जान का सवाल है। हिरन दौड़ रहा है जान बचाने के लिए और ये भी अपना जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, और पीछे शेर भी अपना जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा और ये भागेगा नहीं तो मर जाएगा। तो दोनों की जान दांव पे लगी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। तो आप समझ सकते हैं, वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि जब हिरन भाग रहा होता है कितनी स्पीड में, तो उसके मसल्स में क्रैम्प्स होता होगा कि नहीं होता होगा, और जब होता होगा तो क्या होता होगा? मरना तो है। तो मसल क्रैम्प्स की वजह से समझ सकते हैं आप, हिरन की जान जा सकती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आई होप कि आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या ख़राब लगा होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, ताकि अगले वीडियो में हम उसको सही कर सकते हैं।